हेलो दोस्तों, आज हम आपको आगे बताएंगे वायसराय के बारे में। वो वायसराय जो था, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था लॉर्ड हार्डिंग के विषय में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड आया था, तो उसमें जो है 1911 में जो है दिल्ली दरबार लगा था, तीसरा दिल्ली दरबार। और जॉर्ज पंचम और मैरी के साथ में वो दिल्ली दरबार लगा था। उसके आगे जो है अब जो है वायसराय बदल गया है, वो आया है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1931 तक 21 तक इसका शासनकाल रहा है। तो इसमें जो भी घटनाएं हुई हैं इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से, 1916 पहला है। 1916 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहाँ? लखनऊ में। कहाँ होता है? लखनऊ में। लखनऊ में हुआ। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे अध्यक्ष? थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। मजूमदार। ठीक है। 1916 में अधिवेशन होता है लखनऊ में, और उसमें जो है आपके अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष बनाए गए। ठीक। फिर इसी में 1909 साल के बाद, कितने साल के बाद? 9 साल के बाद जो है गरम दल और नरम दल क्या हुए? आपस में उनका समझौता हो गया। अभी हमने बताया था 1907 में ये अलग हुए थे, गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। फिर लखनऊ अधिवेशन में 9 साल बाद, कितने साल बाद? 9 साल बाद। 9 साल बाद कौन? गरम दल, गरम दल व नरम दल, नरम दल क्या हुए? ये दोनों क्या हो गए? मिल गए। गरम दल और नरम दल के जो नेता थे उनमें जो उनके कुछ अध्यक्ष के पद के वजह से 1907 में क्या हुआ था, ये दोनों अलग अलग हो गए थे। नेता गरम दल के अलग हो गए थे और नरम दल के अलग हो गए थे। ठीक। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में क्या हुआ, ये 9 साल के बाद एक हो गए। तो यहाँ पे जो एक कराने का जो रीजन होता है, किसके कहने पर ये जो है नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए थे, तो वो थे तिलक। कौन थे? वो नेता थे तिलक और तिलक और एनी बेसेंट। एनी, हाँ, तिलक और एनी बेसेंट की सहायता से ये दोनों क्या हो गए? एक में हो गए, मतलब जुड़ गए। ठीक। फिर जो है गरम दल, अगर ये पूछा जाता है आपसे कि नरम दल गरम दल जो है किस अधिवेशन में एक हो गए थे, तो ये हो गए थे 1916 अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसमें जो अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष बनाए गए थे, इनके समय में जो गरम दल थे और नरम दल के बीच में क्या हो गया था? समझौता हो गया था। ठीक। तो ये दोनों एक हो गए थे। फिर उसी के बाद 1916 में ही लखनऊ समझौता होता है। क्या होता है? लखनऊ समझौता 1916। 1916 में लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता। अब लखनऊ समझौता क्या था, समझो जरा। देखो, लखनऊ समझौते का मेन रीजन ये था, कांग्रेस की तरफ से थे, कांग्रेस की तरफ से थे तिलक जी। कांग्रेस, कांग्रेस की तरफ से कौन थे? कांग्रेस की तरफ से थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक। समझ जाइएगा, तिलक लिख दिए। ठीक। इनके तरफ से तिलक थे। और जो मुस्लिम मुस्लिम लीग थी उसकी तरफ से कौन था? जिन्ना थे। ठीक। मुस्लिम लीग की तरफ से जो थे जिन्ना। ठीक। ये जिन्ना थे।
मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना थे और कांग्रेस की तरफ से कौन था, वो थे तिलक जी। इनका इनके बीच में क्या हुआ, समझौता हो गया। इन्होंने लखनऊ समझौते में ये हुआ, कहने लगे कि आप सभी लोग अलग अलग अपना जो है, मुस्लिम लीग अलग अपना देश आज़ाद कराने के लिए मांग कर रही थी, ठीक है, और जो कांग्रेस थी वो अलग कराने के लिए कह रही थी। तो इन्होंने ये समझाया यहाँ कि सब लोग अलग अलग, आप स्वतंत्रता पाने के लिए आप अंग्रेजों से लड़ेंगे तो एक छोटा गुट, जो छोटी छोटा ये जो समझौता रहेगा, इसमें जो है आप एक हम दोनों लोग एक हो जाते हैं, फिर जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है स्वतंत्रता की लड़ाई में एक साथ में कार्य करेंगे। इसकी वजह से ये समझौता कहा जाता है। लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। अगर पूछता है कि किस किस के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है लखनऊ समझौता हुआ था। इसमें यही बात थी, मेन उद्देश्य ये था कि भारत को कैसे आज़ाद कराया जाए, इसके बारे में चर्चा हुई थी। और वो दोनों पार्टियां जो हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थी, मिल गई थी। और इससे पहले क्या है, ये आप हमने बताया 1916 में गरम दल और नरम दल जो अलग अलग थे, ये पहले ही मिल चुके थे। उसके बाद में लखनऊ समझौता होता है। ठीक, 1916 में ही ये हुआ था और ये भी लखनऊ में हुआ था। ठीक, इसके आगे है होम रूल लीग के लिए जो है आंदोलन जो है के चलाया गया। क्या बन चलाया गया, होम रूल होम रूल आंदोलन। ठीक, होम रूल की स्थापना होती है और होम रूल आंदोलन चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था स्वशासन। इसका उद्देश्य क्या था, स्वशासन। ठीक, स्वशासन। इसका अगर पूछा जाए आपसे, होम रूल जो इसका गठन हुआ था, होम रूल का, इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य था स्वशासन। कहने का मतलब ये है कि हम अब जो है अंग्रेजों का कोई भी जो कार्य है, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे और हमें स्वशासन चाहिए। पूरा शासन हमारे हाथों में होना चाहिए। हम अपने नियम कानून अपने तरह से बनाएंगे। वैसे क्या होता था, अंग्रेज चलाते थे। अच्छा, होम रूल लीग के प्रमुख नेता जो थे, वो थे तिलक और एनी बेसेंट। ये इसके नेता होम रूल के कौन थे, इसके नेता जो थे वो थे कौन, तिलक थे, तिलक और वह एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ठीक, एनी एनी बेसेंट जो थे, ये मुख्य नेता थे इनके, इस पार्टी के अध्यक्ष। फिर अप्रैल 1916 में जो होता है बेलगांव में होम रूल की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाता है इसकी जो है होम रूल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी स्थापना, तो वो हुई थी आपके बेलगांव में। ठीक, बेलगांव यहाँ लिखे दे रहे हैं, बेलगांव। ठीक, बेलगांव की स्थापना हुई थी। और ये हुई कब थी, 1916 में ही, याद रखिएगा 1916। ठीक, 1916 में होम रूल की स्थापना होती है और ये बेलगांव में हुई थी। इसके मुख्य नेता कौन है, तिलक और एनी बेसेंट थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वो था स्वशासन के लिए मांग करना, स्वशासन के लिए मांग करना। फिर जो है आप ये ध्यान रखना, तिलक ने 2 पत्र भी लिखे हैं। तिलक के 2 पत्र पूछे जाते हैं। तिलक के 2 पत्र थे, वो याद रखना कौन कौन से हैं। और एनी बेसेंट ने भी जो है लिखा है, केसरी और मराठा। तिलक तेरा जो है मराठा है, मराठा। ठीक, मराठा और मराठा, और आपको हमने बताया क्या था, केसरी। केसरी, मराठा और केसरी। ठीक है, तो ये केसरी जो है, अगर पूछा जाता है केसरी किस भाषा में लिखा गया था, तो केसरी जो है ये आपका जो भाषा थी वो मराठी में लिखा गया था। ठीक, केसरी जो है वो किस में लिखा गया था,
मराठी भाषा में। ठीक। और जो मराठा था वो अंग्रेजी में लिखा गया था। ठीक, अंग्रेजी में। ठीक, ये ध्यान रखना। तो अंग्रेजी में लिखा गया था और उसके बाद जो है मराठा जो है वो किस में लिखा गया था, वो आपका लिखा गया था मराठी में। ठीक। और ये दोनों जो पत्र थे ये भारतीय आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये जो पत्र थे ये किससे थे जुड़े हुए थे, भारतीय आंदोलन से जुड़े थे। भारतीय आंदोलन से आंदोलन से जुड़े थे, से जुड़े थे। ठीक। ये पूछा जाता है तिलक के द्वारा, जो अगर पूछ लिया जाता है मराठा जो है पत्र किसका है तो तिलक जी का है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केसरी केसरी जो है किसका है तो वो भी किसका है, तिलक जी का है। फिर उसके बाद है एनी बेसेंट। अगर मद्रास में है जो 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना की गई। 1900, ये ध्यान रखना, 1916 में, सितंबर 1916 में। यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, चलो यहीं पे लिख देते हैं, सितंबर 1916 में। किसके द्वारा, बेसेंट, एनी बेसेंट द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा जो ये होम रूल आंदोलन था, ये होम रूल की स्थापना हुई थी। इन्होंने क्या बना दिया इसको, इसका नाम चेंज कर दिया अखिल भारतीय होम रूल लीग। अखिल भारतीय होम रूल लीग, अखिल भारतीय होम रूल, होम रूल लीग, लीग की स्थापना कर दी इन्होंने। इसी को जो होम रूल था, आंदोलन था, होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना 1916 में की थी। इन दोनों, ये जो है क्वेश्चन आपके से अधिकांश पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। जरा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वायस राय जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आता है 1916 से 1921 तक। ठीक है। तो इसके समय में क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, और उसके अध्यक्ष थे मजूमदार को लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। उसमें हुआ क्या, जो यहाँ दोनों इन्हीं तिलक के द्वारा और इन्हीं बेसेंट के द्वारा जो गरम दल के नेता थे और नरम दल के नेताओं को एक साथ बुलाया गया कि जो है आप सभी लोग जो है लखनऊ अधिवेशन में उपस्थित हों, और बहुत ज़रूरी इस बात पे चर्चा होगी कि जो है भारत को कैसे आज़ाद कराया जाए। ठीक। तो इन दोनों नेताओं, जो गरम दल के नेता थे और नरम दल के नेता थे, ये लखनऊ पहुँचे। लखनऊ पहुँचे तो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, इनके सहयोग से ये दोनों दल जो थे एक साथ में क्या हुए, स्वतंत्रता के लिए जो है आगे बढ़े। ठीक। तो ये भी पूछा जाता है कि ये गरम दल और नरम दल कितने साल के बाद एक साथ जुड़ गए थे, तो वो जुड़ गए थे 9 साल के बाद। 1907 में ये अलग हुए थे। ठीक। और वो किसके कारण वो हुआ था, अध्यक्ष पद के प्रस्ताव के कारण जो है ये अलग हुए थे। फिर उसके बाद जो है आगे क्या होता है, 1916 में लखनऊ समझौता होता है। अब लखनऊ समझौते में क्या था, कांग्रेस तो में जो नरम दल तो मिल ही गए थे, अब बचा कौन था, मुस्लिम लीग बचा था। तो मुस्लिम लीग को भी इन्होंने क्या कर लिया, शामिल कर लिया लखनऊ समझौते के अंदर। तो इन्होंने कहा, मुसलमानों से भी कहा कि जो है आप सभी लोग अलग अलग अगर स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे तो हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए क्या करना, अगर प्रयास करना पड़ेगा। ठीक। तो इसलिए जो है लखनऊ समझौता इसके कारण हुआ। तो यहाँ पे तिलक जी कांग्रेस की तरफ से जो अध्यक्ष थे वो तिलक थे, और मुस्लिम की तरफ से कौन था, जिन्ना थे। ठीक। तो अगर ये पूछा जाता है लखनऊ समझौते में जो है कांग्रेस की तरफ से कौन था, तो वो तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक। और अगर आपसे पूछा जाता है मुस्लिम लीग के तरफ से किसने अध्यक्षता की थी, तो वो की थी आपकी जिन्ना जी ने। ठीक है। तो ये इतना हो गया। ठीक है। आगे देखो क्या हुआ, फिर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई बेलगांव में। ठीक। इसका मेन उद्देश्य था स्वशासन के लिए मांग करना, मेन उद्देश्य था अंग्रेजों से स्वशासन की मांग करना। फिर ये इन्होंने उसी समय में तिलक जी ने जो है, होम रूल के नेता मुख्य दो थे, एनी बेसेंट और तिलक थे। तो तिलक जी ने दो पत्र निकाले हैं, मराठा में मराठा पत्र निकाला था, वो अंग्रेजी में था।
और जो केसरी निकाला था वो मराठी में था। ठीक, फिर यही जो होम रूल था इसी को एनी बेसेंट ने नाम बदल दिया गया उसका, अखिल भारतीय होम रूल लीग लीग कह दिया गया। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं, इतना आप लोग कवर कर लीजिएगा। और देखो, और एक एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ एनी बेसेंट करा एक पत्र है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। ठीक, न्यू इंडिया जो है पत्र किसका था, वो था एनी बेसेंट का, ये पूछा गया है क्वेश्चन। न्यू इंडिया जो है वो किसका पत्र था, वो एनी बेसेंट का था। ठीक, चलो इसको आप लोग नोट करते चलिएगा और इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपको सीक्वेंस से मिल रहा होगा, इसलिए जो है आप लोग नोट्स बनाते चलिए, आगे बाद में आपको ये जो आंदोलन है और जो आपके वायसराय हैं इनको दोबारा नहीं कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। देखो, अब जो हमने बता दिया एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया जो है पत्र का प्रकाशन किया था, अगर ये पत्र पूछा जाता है तो किसका है, एनी बेसेंट का। फिर उसके बाद 1917 में अधिवेशन होता है, 1900 1917 में कांग्रेस का कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ, तो वो होता है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो है आपका कलकत्ता में होता है। हमने बताया है सबसे ज़्यादा बार जो अधिवेशन हुआ है वो कलकत्ता में हुआ है, तो यहाँ जो ये जो है कलकत्ता कलकत्ता में इस जो है अधिवेशन होता है। ठीक, इसके इसके अध्यक्ष जो है वो बनाई जाती है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जी को क्या बनाया जाता है, एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, तो अगर ये पूछा जाता है जो है कलकत्ता 1917 में जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्ष कौन बनाया गया, ये जो है एनी बेसेंट को बनाया गया। और ये भी ध्यान रखना, ये जो है पहली महिला अध्यक्ष थी, जो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो है एनी बेसेंट क्या थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, कौन थी, प्रथम महिला महिला अध्यक्ष, ये जो है आपकी 1917 में कांग्रेस की जो अध्यक्षता की है वो पहली महिला के पद पर इन्होंने, एनी बेसेंट ने कलकत्ता में अध्यक्षता की है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर इन्होंने कार्यभार संभाला है। एक और है जो है वो है आपके सरोजनी नायडू, कौन है, सरोजनी नायडू। ये अगर आपसे पूछा जाता है, ये है कांग्रेस की, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय महिला का नाम बताइए जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार की, वो है सरोजनी नायडू। ये अपनी भारत की नहीं थी, ये ध्यान रखना। अगर पूछता है, केवल ये पूछता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। अगर यहीं पे भारतीय लगा दे, भारतीय लगा दे, तो ये याद रखना भारतीय अगर कहता है तो भारतीय महिला का नाम बताइए जिस जो भारत जो कांग्रेस की जो है अध्यक्षता की थी, तो वो की थी किसने, यहाँ पे नोट करके लिख लो वरना भूल जाओ। नोट, 1925 में, कब, 1925 में कहाँ होता है, कानपुर में अधिवेशन होता है, कानपुर में अधिवेशन होता है किसका, कांग्रेस का। तो वहाँ पे सरोजनी नायडू, सरोजनी जो नायडू थी इन्होंने अध्यक्षता की थी, ध्यान रखना। ठीक, ये भारतीय है, ये क्या है, भारतीय महिला, भारतीय महिला। ठीक, ठीक, ये भारतीय महिला थी जिन्होंने पहली बार प्रथम 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 भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनी बेसेंट सही होगा या सरोजनी नायडू। तो हम यहीं पे आपको क्लियर कर रहे हैं कि अगर आपसे पूछता है, केवल पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो बनी थी सरोजनी नायडू। अगर आपसे पूछ ले भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, वो हैं सरोजनी नायडू। ठीक है, ठीक, तो ये क्योंकि यहाँ पे
जो ये पूछा जाता है कंफ्यूजिंग के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक। सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, वो आपकी 1925 में थी, ठीक है। फिर 1900 ये इतना आ गया। फिर उसके बाद 1917 में एक आता है वो आता है चेम्सफोर्ड अधिनियम, वो नहीं, 1917 में आता है अगस्त प्रस्ताव कह सकते हैं या अगस्त घोषणा पत्र, ठीक। 1917 में मान मांटेव घोषणा पत्र। 1917 में 1917 में जो है मांटेग्यू, हाँ, मांटेग्यू मांटेग्यू घोषणा जो होती है वो क्या है, घोषणा। इसी को इसी को कहते हैं अगस्त प्रस्ताव, अगस्त अगस्त कह सकते हैं, अगस्त घोषणा भी कह सकते हैं, ठीक। अगस्त घोषणा, इसमें क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था, देखो, ये 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में इसको पारित किया गया। कब किया गया था, 20 अगस्त, ध्यान रखना। कितनी अगस्त था, 20 अगस्त, ठीक। 20 अगस्त 1917 में इसको संसद में लाया गया, ब्रिटिश संसद में। कहाँ लाया गया, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद में लाया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य ये था, ये भारतीयों का प्रस्ताव पारित हुआ इसमें। इस इसी में क्या हुआ, अ, ये जो मांटेग्यू घोषणा है या अगस्त प्रस्ताव है, इसी में क्या हुआ, ब्रिटिश संसद में क्या हुआ, इसमें जो है शासन में जो शासन है, शासन में भारतीयों को शामिल किया गया, भारतीयों को शामिल किया गया, ठीक, किया गया। किसमें, प्रशासन में, जो प्रशासन था, प्रशासन में भारतीयों को शामिल किया गया। तो ये पूछा जाता है, पहली बार भारतीयों को शासन प्रशासन में कब शामिल किया गया, तो वो किया गया था अगस्त प्रस्ताव में या अगस्त घोषणा पत्र में, या आपका मांटेस्यू घोषणा पत्र में। 20 अगस्त 1917 में जो है पहली बार जो है भारतीयों को शासन में शामिल किया गया। इसका तात्पर्य ये है, पहले क्या होता था, भारतीयों का कोई अधिकार नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था कि जो है आप शासन प्रशासन में आप भागीदारी आपके सुनिश्चित हो। तो ये जो है जब अगस्त प्रस्ताव आया, या आप कह सकते हैं मांटेस्यू घोषणा पत्र आया, तो जो है, और जो ये जो है इसमें प्रशासन में जो शासन प्रशासन होता है, इसमें भारतीयों को शामिल किया गया, ठीक। फिर उसके बाद आपके रहा मांटेस्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 आया। फिर कब आया, ये आया 1900 मांटेग्यू चेम्सफोर्ड, यही है ना, चेम्सफोर्ड, हाँ। यही इसी इसी के समय मानसेसिव चेम्सफोर्ड 1919 जो है आया अधिनियम, अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में हुआ क्या, ये इसका मतलब क्या था, मानसेसिव चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ये जब पारित हुआ तो इसमें क्या किया गया, इस अधिनियम में भारत भारत शासन अधिनियम, इसी को कहा जाता है भारत शासन अधिनियम। इसी ब्रैकेट में लिख लो, इसी का दूसरा नाम है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, अधिनियम। अगर आपसे पूछा जाए भारत शासन अधिनियम जो है किसे कहा जाता है, तो चेम्सफोर्ड 1919 अधिनियम को कहा जाता है, या चेम्सफोर्ड 1919 अधिनियम किस पर था, तो भारत शासन अधिनियम पर आधारित है, ठीक है। फिर होता क्या है, इसमें जो है आप कह रहा, एक मिनट पानी पी लें जरा। ठीक है।
फिर देखो इसी में क्या हुआ, द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। द्वैत शासन का मतलब जानते हैं, दोहरा शासन। दोहरा शासन या द्वैत शासन एक ही बात है। जैसे इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार कार्य कर रही है, तो उसी प्रकार से पहले ही ये जो 1919 में जो अधिनियम आया था, इसी में कह दिया गया था कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू होगा। क्या होगा? प्रांतों में द्वैत शासन। ठीक, प्रांतों में शासन लागू। ठीक, प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोहरा शासन। यहीं पे लिख देते हैं दोहरा शासन। दोहरा शासन। ठीक है, प्रांतों में क्या कर दिया गया? द्वैत शासन लागू कर दिया गया। इसमें इसमें ये कर दिया गया कि जो है इसमें आपके जो भारतीय थे, जो अंग्रेज और प्लस भारतीय दोनों क्या करेंगे, दोनों की देख रेख में शासन होगा। ठीक, इसमें मुख्य बात क्या थी? भारतीय भारतीय प्लस अंग्रेज, प्लस अंग्रेज, ये क्या करेंगे? शासन को चलाएंगे। इसमें जो भारतीय थे और जो अंग्रेज थे, इन्होंने द्वैत शासन इसके अंतर्गत 1919 आया। इसमें क्या हुआ, भारतीयों को भी अधिकार दे दिया गया कि आप शासन में क्या कर सकते हैं, भागीदार बन सकते हैं। और द्वैत शासन का मतलब भारतीय भी शामिल थे और अंग्रेज भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो द्वैत शासन जो आया है, इसी को आप करो जो कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक, इतना है। ये ये आपका जो जितना हमने बताया है, ये सारी घटनाएं जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में घटित हुई हैं। इसलिए ये ध्यान रखना कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है 1921 तक ये सारी घटना हुई हैं। फिर इसके बाद आता है गांधी काल, गांधी युग कह सकते हैं या गांधी काल। 1919 से 1947 तक इसको कहा जाता है गांधी काल। ठीक, 1917 हो गया, 1918 और फिर ये 1919, फिर गांधी काल आता है। ये आपको इसी के आगे आपको बताएंगे गांधी काल। क्या बताएंगे? गांधी काल। ये है आपका 1919 से और 1947 तक, 1947 तक। ठीक है, अब इसके आगे आपको गांधी काल हम पढ़ाएंगे। देखो इसको जरा एक बार समझ लो। हमने आपको बताया कि ये जो चैम्सफोर्ड आया था, इसके समय में बहुत सारी घटनाएं हुई। नरम दल गरम दल 9 साल के बाद लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए और अंबिका चरण मजूमदार थे उसके अध्यक्ष। फिर उसके बाद क्या होता है, लखनऊ समझौता होता है 1916 में कांग्रेस के बीच और मुस्लिम लीग के बीच में। तो कांग्रेस की तरफ से तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक, और मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम की तरफ से जिन्ना जी थे। जो जिन्ना हैं वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष अध्यक्ष बने थे। फिर यही जिन्ना आगे जाके जो पाकिस्तान की मांग रखते हैं अंग्रेजों के सामने, और वो बहाल हो जाती है। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसके बाद होम रूल लीग की स्थापना होती है। और 1916 में ही जो है इस होम रूल का मतलब क्या था, इसमें कहा गया हमें पूरा मतलब स्वशासन चाहिए, अपना खुद का शासन चाहिए। तो इसलिए होम रूल लीग की स्थापना होती है। फिर जो है इसी समय में जो है मराठी पत्र का जो संपादन किया, और जो मराठी का किया था आपको हमने बता दिया पहले। जो और केसरी का किया था, केसरी पत्र बनाया गया था, वो जो छपा था वो मराठी में छपा था। और जो मराठा जो मराठा पत्र था वो अंग्रेजी में छापा था। वो था किसका? वो आपका तिलक जी का था। ठीक, फिर उसके बाद एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया पत्र का प्रकाशन किया। और इसके आगे जब आप हम पढ़ते हैं 1917 में, 1917 में जो है कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है और उसकी अध्यक्षता कौन करती हैं? एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद 1900 1917 के बाद हमने बताया था कि 1925 में एक अधिवेशन हुआ था कानपुर में, तो उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ये भारतीय महिला थी। ठीक है, एनी बेसेंट कौन थी? भारतीय महिला। और जो अगर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी। अगर यही पूछ लेता है कि कांग्रेस की
जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। बस इतना ही है, इतना ही डिफरेंस है कि भारतीय लग जाए तब वो सरोजनी नायडू को ध्यान रखना। अगर आपसे कह दिया जाए कि पहली केवल भारतीय पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन है, एनी बेसेंट है, ठीक, 1917 में। और जो 1925 में अधिवेशन हुआ था वहाँ पे सरोजनी नायडू ने कानपुर में अधिवेशन किया था, ठीक, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। फिर आपको हमने बताया इसके बाद ये 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, एनिवेशन बनती है। और फिर 20 अगस्त 1917 को मैंटेसनी घोषणा पत्र आता है, ये या इसी को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, ठीक। इस जो ब्रिटिश संसद में आया, इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो प्रशासन जो है भारतीयों को भी शामिल किया जाए। कहने का मतलब इसमें ये कहा गया कि जो शासन है वो किसको, भारतीयों को भी शामिल किया जाए, ठीक है। फिर इसके आगे जो है मैनटेसरी चेम्सफोर्ड 1919 अधिनियम बना दिया गया। इसमें क्या कर दिया गया, इस अधिनियम के तहत भारतीय भारतीय और अंग्रेज मिलकर क्या करेंगे, शासन व्यवस्था को देखेंगे और उसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर करेंगे, ठीक। और ये जो है भारतीय, इसी को भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इसी इसी अधिनियम अधिनियम में क्या हुआ, द्वैत शासन, ये पूछा जाता है, द्वैत शासन जो है, द्वैत द्वैत शासन प्रांतों में द्वैत शासन कब से लागू किया गया, तो ये अगस्त प्रस्ताव कह सकते हैं, ये चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के अंतर्गत ये जो है द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया, ठीक है। ये आशा करते हैं ये जो है आपको, जो हमने देखो सीरियल से आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे अब आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से अगर पढ़ते हैं और नोट्स बनाते चलते हैं तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और सारे जो क्वेश्चन जहाँ से पुटअप करता है एग्जामिनर, या जो अधिकांशतः जो क्वेश्चन आए हैं यहीं से आए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है, अब देखने को देखो ऐसा है, वीडियो लंबा थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मत थोड़ा सोचा करो। अब आप लोग 2 मिनट की रील जो है नहीं देखना चाहते, 1 मिनट में तुरंत उसको हटा देते हैं, ठीक। अगर ये करेंगे तो नहीं, तो आपका पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप इसको ईमानदारी के साथ में अगर नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से जो है क्वेश्चन हट के नहीं जाए, ये मेरा दावा रहा, ठीक है। या मान लो आप पिछले एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिए हैं तो ज़रा उनसे पूछ लेना कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं या नहीं बने। तो एक बार कमेंट भी करिए, और आप लोग देखते हैं और कमेंट करते नहीं, तो आप लोग कमेंट भी करिए, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।